नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो इंडिया के एक मोनोपोली बिज़नेस करने वाला कंपनी है। देखिए मोनोपोली नाम जब भी आते हैं तब आपको एक चीज़ में ध्यान रखना होगा कि जो कंपनी उस सेक्टर में काम कर रहा है, उसको मोनोपोली कर रहा है मतलब उस सेक्टर में दूसरा कोई कंपनी एंटर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उस सेक्टर में वो ही लीडर है और वो ही लीडर रहेगा। तो आज उसी से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में बात करूंगा जो रेलवे गवर्नमेंट का कंपनीज है। साथ ही साथ रेलवे का जितने सारे फाइनेंस के ऊपर काम कर किया जाता है उसी के ऊपर काम करते हैं। तो नाम आपने पहचान चुके होंगे जिसका नाम है IRFC। तो IRFC के बारे में बात करूंगा क्योंकि मैं पिछले एक दिन वीडियो बना के दिया था जब इस कंपनी 52 वीक लाइफ टाइम हाई ब्रेक करेगा तब इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के दूंगा। तो कंपनी 52 वीक हाई ब्रेक कर चुके हैं। तो अभी क्या डिसीजन लेना है, क्या इस कंपनी के ऊपर करना है, तो उसी के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। तो सबसे पहले कंपनीज के बारे में डिस्कस करूं तो कंपनी देखिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन जो एक मतलब सब्सिडरीज कंपनी है इंडियन रेलवे गवर्नमेंट का। और टोटली जो इसका हिस्सेदारी है प्रोमोटर के पास ही है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के पास ही है। और ये एक फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। देखिए फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज मतलब आप बहुत सारे लोगों को यही पता है कि सारे के सारे कंपनीज एनबीएफसी है। हाँ, ये भी एक एनबीएफसी है, मगर जितने सारे रेलवे कंपनी है उसको अगर फाइनेंस का जरूरत है तो इस कंपनी के माध्यम से वो फाइनेंस विथड्रॉ करते हैं। तो इस कंपनी का खासियत क्या है आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी स्टार्ट हुआ था 1986 से, और 12 दिसंबर में अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं तो 40 साल तक कंपनी हो चुके हैं। 40 नहीं, करीबन करीबन 35 सालों से भी ज्यादा कंपनी हो चुके हैं। तो कंपनी में एक चीज और बता दूं, कंपनी का जो रेवेन्यूज के परसेंटेज है वो बहुत तगड़ा ग्रोथ हो रहा है। और साथ ही साथ कंपनी का जो ओनरशिप है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ रेलवे मिनिस्ट्री एंड रेलवे गवर्नमेंट का ही शेयर है। तो IRFC जो है वो देखा जाए तो एक मतलब फाइनेंस कंपनी होने के नाते भी एक इंडिया के उस सेक्टर में, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, उस सेक्टर में कंपनी नंबर वन है, नंबर वन। क्योंकि देखिए फाइनेंस दो तरीके से होते हैं, एक लार्ज कैप टाइप, एक स्मॉल कैप टाइप एंड छोटा टाइप। तो यहाँ पे जो टर्म्स लीडिंग इन मतलब इंस्टीट्यूशन है तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी छोटा देखने को मिला। तो IRFC जो है वो एक छोटा कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी में दम कितना है चलो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात, कंपनी में मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। आप कहेंगे सर चार्ट पैटर्न क्यों दिखा रहा है? क्योंकि चार्ट पैटर्न में जो चीज आपको दिखाने वाला हूँ वो है इसका ट्रेंड। देखिए पहले कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब इसका प्राइस था करीबन 23 रुपीज के आसपास। उसके बाद कंपनी कोशिश किया ऊपर जाने के लिए, जहाँ पे कंपनी हाई किए थे 26 रुपीज के आसपास। तो वहां से को मतलब जबरदस्त क्रैश हुआ स्टॉक में। और 2021 में कोविड के सेकेंड लॉकडाउन के टाइम में कंपनी का जो प्राइस आ गया था करीबन करीबन 21 रुपीज 20 रुपीज के आसपास। तो 21 से 20 रुपीज के आसपास यहाँ पे प्राइस आ गया था। फिर से कंपनी ने अप 10 में गया, फिर से वो 27 रुपीज तक गया, फिर से गिरा, फिर से गया। तो इसका मतलब कंपनी बहुत बार इस तरीके से कोशिश किया हाई लेवल को तोड़ने के लिए। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कोई लेवल स्ट्रांग हो, कोई भी रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग हो, अगर वो स्ट्रांग लेवल को तोड़ता है हाई वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम में देखिए कितना गिरावट वॉल्यूम था। मैं आपको वन डे कैंडल पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ, चलो मैं आपको एक बार जूम करके भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम भी आप देखेंगे तो कितना वीकनेस वॉल्यूम था। और जो रिकॉर्ड ब्रेक तोड़ यहाँ पे देखने को मिला, वो तोड़ने का यहाँ पे देखिए कोशिश क्यों हुआ, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ। तो हाई स्ट्रांग वॉल्यूम के कारण स्टॉक में एक ब्रेकआउट हुआ, और उस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद फिर से अप 10 से एक गिरावट हुआ है। तो आपको मैं कहूंगा बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में एंटर हो चुके हैं, तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से सिचुएशन में मत एंटर होना। अगर आप एंटर होना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, तो मैं यहाँ पे किस तरीके से मैं एंटर होता हूँ, मगर मैं कैसे डिसीजन लेता हूँ मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ। आप इस ओपिनियन को एज ए रिकमेंडेशन मत समझ लेना।
देखिए, जब कोई स्टॉक बहुत दिन तक कोशिश करने के बाद डाउन लेवल से लगातार ग्रोथ करने के बाद ब्रेकआउट करते हैं कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को, तो सोचना वो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होने के बाद मतलब होने के कारण वो ब्रेक करने के बाद कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेगा। क्योंकि जो लोग मान के चलिए इस लेवल में खरीद के रखे थे 20 रुपीज के आसपास, तो उन्होंने टारगेट रखे थे कि चलो 25-26 रुपीज के आसपास। तो उनका जो टारगेट था उस टारगेट के हिसाब से उसको टारगेट मिला, तो वो क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग कितना होता है वो देखना चाहिए। अगर प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रांग है और बहुत सारे लोग सेल आउट भी करना चाहते हैं, तो अगर वो लेवल जो था, रेजिस्टेंस जो था, वो अभी बन चुका है क्या, सपोर्ट। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है उसको ब्रेक करने के बाद वो सपोर्ट बन जाता है। अगर इस सपोर्ट लेवल को तोड़ने के बाद फिर से गिरावट हुआ, तो सोचना कंपनी में अभी उतना स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी नहीं है। अगर इसको रीटेस्ट करके फिर से वापस जाता है, तो सोचना एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं हमेशा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलता हूँ कि जब कोई कंपनी प्रॉफिट बुकिंग होता है तो देखना है प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद फिर से लोग अगर री इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो सोचना वहां से वो रीटेस्ट करके बहुत बड़ा रैली दिखा सकते हैं। तो मैं इस तरीके से चार्ट पैटर्न के ऊपर काम करता हूँ और भी बहुत सारे लॉजिक है, मैं उसके ऊपर काम करता हूँ। अगर आपको उस लॉजिक सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मेरे कंटिन्यूअसली वीडियो देखते रहिए, मैं आपको सारे डेटा क्लियर करता रहूंगा। तो यहाँ पे तो डेटा तो इस तरीके से देखने को मिला। तो अभी कंपनी में लॉन्ग टर्म विजन के लिए क्या है, तो लॉन्ग टर्म विजन के लिए मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी में ऑब्वियसली दम है, मगर गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते इस कंपनी में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल बहुत कम है। क्योंकि इस कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, हर चीज आपको एक एवरेज में दिखेगा। पी रेशियो में भी एवरेज है कंपनी का। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं करंट प्राइस के हिसाब से कंपनी का बुक वैल्यू ज्यादा है। कोई भी कंपनी का अगर बुक वैल्यू करंट प्राइस से मतलब ज्यादा होते हैं, तो मतलब करंट प्राइस से कंपनी का बुक वैल्यू अगर ज्यादा होता है, तो सोचना उस कंपनी में स्ट्रेंथ, ग्रोथ ऑफ स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो कंपनी का डेटर्स जो डे है वो 0 है और इन्वेंटरी डे यहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं है, डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि फाइनेंस कंपनी है, तो इसको इन्वेंटरी करने का कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। तो कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ 27% है, प्रॉफिट ग्रोथ 16% के आसपास है, चलो ठीक ठाक है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स 1.60 रुपीज के है, मतलब ₹1 कमाने के लिए कंपनी को 1.60 रुपीज पे आउट करना पड़ रहा है, तो अच्छी बात है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट 30% के आसपास है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो यही कंपनी का सबसे पॉजिटिविटी थिंकिंग देता है। कंपनी कंटिन्यूअसली इतने बड़ा कर्जा होने के बाद भी, देखिए कर्जा कितना ज्यादा है मैं आपको दिखा दूं, कंपनी में दम है कितना आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। कंपनी इस टाइम करीबन करीबन 14,000 करोड़ का टोटल इंटरेस्ट पे किया। तो सोचिए कितना बड़ा इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया, और कंपनी का इनकम भी अच्छा खासा हो रहा था, और कंपनी का एक्सपेंस एकदम ना के बराबर है, क्योंकि ऑफिशियली जो खर्चा है उसी का एक्सपेंस होता है। एक्स्ट्रा बाहर की कोई इन्वेस्टर, सॉरी कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी पार्ट ऑफ एक्सपेंस ज्यादा नहीं है, तो इसलिए कंपनी का एक्सपेंस ना के बराबर है। उसके हिसाब से कंपनी का जो ज्यादा से ज्यादा खर्चा है वो इंटरेस्ट में ही चला जाता है। फाइनेंस कंपनी है, आप कहेंगे सर इतना ज्यादा कर्जा मैं कंपनी के ऊपर कैसे भरोसा करूं। देखिए फाइनेंस कंपनी है, तो फाइनेंस कंपनी तो वो कर्जा लेकर ही काम करते हैं, तो इसको आप कंसिडर जरूर करिए। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो कंपनी कंटिन्यूअसली यहाँ पे प्रॉफिट को मेंटेन किया और अच्छी तरीके से मेंटेन किया। तो कंपनी ने आपको शायद कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि कंपनी अभी भी 3 साल भी नहीं हुआ, 1 साल में 17% का रिटर्न दिया, यही सबसे बड़ा खासियत है। कंपनी बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहा था, अभी रिकॉर्ड ब्रेक किया, तो इसलिए रिटर्न आपको दिख रहा है, नहीं तो नेगेटिव रिटर्न आपको देखने को मिल रहा था। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, हर कोई पैरामीटर्स बहुत पॉजिटिव है। अगर इस तरीके कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको सिर्फ डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट ही मिलेगा। तो कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दिया, अभी तक तो डिविडेंड दे रहा है। कंपनी इसी बार दो दो बार करके डिविडेंड दिया। आप कहेंगे सर 0.80 पैसे का डिविडेंड लेकर मैं क्या करूं, 0.6063% का डिविडेंड लेकर मैं क्या करूं। देखिए छोटा कंपनी है, 20-30 रुपीज का कंपनी है, उनमें से आपको ₹1 के आसपास भी डिविडेंड मिला है, मतलब बहुत बड़ी डिविडेंड आपको मिल रहा है। तो बाकी आपके डिसीजन है, आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। तो कैश फ्लो हमेशा नेगेटिव दिखेगा, फाइनेंस कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कैश फ्लो नेगेटिव दिखता है। तो फिर भी इस तरीके से कंपनी के ऊपर नेगेटिव इतना बड़ा दिख रहा है, तो ये बहुत बड़ा वीकनेस है इस कंपनी का। तो इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर भरोसा ज्यादा नहीं करते हैं। आप कहेंगे सर प्रमोटर के बाद पब्लिक ज्यादा माल उठा के रखे हैं, उसके बाद
डीएस ने तो भी माल उठाया है, तो डीएस कौन है वो देख लीजिए। यहाँ पे आपको लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन दिखेगा। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यहाँ पे उतना स्टेक 1% से कम स्टेक होल्डिंग करके रखे हैं, तो इसलिए उसका नाम यहाँ पे नहीं दिखा। अभी एचडीएफसी यहाँ पे देखिए कंपनीज यहाँ पे मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी यहाँ पे निवेश करके रखे हैं 1.60% के आसपास। तो बाकी जो परसेंटेज है मतलब 2% के आसपास उसके हिस्सेदारी एलआईसी के पास भी है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और ये कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था, एक बार रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।